नमो नमो प्रणाम। नमो नमो प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, नमो नमः। शिक्षा का मैं देव गुरु पसाई। गुरुजी नमो नमो नमः। रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम यशो वंजनमुक्कारो शब्बपापपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं वै मंगलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्धयम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण 5वां प्रकरण व्यंजनांत नाम और व्यंजनांत नाम में अब हम लोग देख रहे हैं अस अंत वाले नाम। अंत में हम लोग क्या देखे थे? चंद्रमस शब्द का रूप। उसी प्रकार नपुंसकलिंग में अगर देखा जाए तो नपुंसकलिंग में यहाँ पर क्या है कि पयस शब्द है। तो इस पयस शब्द यहाँ पर देखेंगे कि पयस शब्द का क्या होता है कि पयस शब्द नपुंसकलिंग है तो पयस शब्द का रूप भी वही होगा। बाकी का रूप तो उसी प्रकार से जो प्रत्यय है वही है कि प्रथमा एक वचन का क्या प्रत्यय है? पयस शब्द। पयस नपुंसकलिंग में क्या आता है? 0। सही है कि पयस प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। तो पद क्या बनेगा? पयस पद बनेगा। पद के अंत में 100 हो तो 100 का र और र का क्या होगा? विसर्ग। अर्थात प्रथमा एक वचन है पयः पयः द्विवचन। तो द्विवचन यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्विवचन में क्या है कि पयस प्लस क्या प्रत्यय है? ई दीर्घई। तो दीर्घई प्रत्यय लगने पर क्या होगा यहाँ पर? पयसी। सही है कि पयसी, ये पयसी रूप हुआ। अब बहुवचन, तो बहुवचन में यहाँ पर हम लोग देखेंगे पयस प्लस क्या प्रत्यय है? रसोई हरसई। रसई प्रत्यय कैसे? घुट प्रत्यय है। जी तो घुट प्रत्यय होने पर क्या लगेगा? धुड व्यंजन के पूर्व में क्या लगाया जाता है? नौ लगाया जाता है। न तो इसमें भी 9 लगाएंगे तो 9 यहाँ पर लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा? पयंस बनेगा। पयंस प्लस ह्रस्वई। आगे एक यहाँ पर नियम देखे थे अंश अंत वाला जो रूप है तो 9 के पूर्व का स्वर क्या होता है? दीर्घ होता है। तो इस नियम से वहां से क्या कर देंगे? इसमें दीर्घ कर देंगे तो फिर क्या होगा? पयांस प्लस ह्रस्वई। अब इसका क्या करेंगे कि पद बनाएंगे। तो पद बनाएंगे तो पद क्या होगा? पयांसी सही है पयांसी। इस प्रकार से पद हुआ पयांसी। और एक नियम हम लोग पहले देख चुके हैं, कौन सा? कि पद के अंत में हो नहीं ऐसे म या न का क्या होता है? सीट व्यंजन तथा ह पर क्या होता है? अनुस्वार होता है। इस नियम से यहाँ पर क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे तो फिर क्या होगा? पयांसी। किसका बैकग्राउंड आ रहा है? पयांसी। इस प्रकार से क्या हुआ कि पयः पयसी पयांसी। हाँ जी A14 क्या प्रश्न है? गुरुजी पहले का प्रश्न है राजन का। बोलिए। गुरुजी राजन में न आता है तो उसमें र आता है तो उसका अण क्यों नहीं होता? कहाँ? राजन जो शब्द है सही है तो अण क्यों नहीं उसमें होता है? ठीक है ना। तो वहां पर क्या हाँ बोला गया कि पद के अंत में न हो तो न का अण नहीं होता है। नहीं नहीं गुरुजी ये रूल है ना, एक ही पद में र श रु वर्ण और न के बीच में ल वर्ग छ वर्ग वाला। हाँ तो वहां पर क्या बोला गया था कि पद के अंत में न हो तो न का अण नहीं होता है। और नियम के अनुसार भी यहाँ वहां पर देखे तो क्या नहीं होना चाहिए? ल च वर्ग ट। तो ज कौन सा शब्द है? च वर्ग में है कि नहीं? बट अ स्वर तो आता है ना गुरुजी। लेकिन इनमें से कोई आया है कि नहीं आया? 6 वर्ग बीच में आया कि नहीं आया? आया है गुरुजी। तो इनमें से कुछ भी आ जाए तो फिर नहीं होता है। जी गुरुजी तो फिर अरियमन में होगा ना गुरुजी? हाँ जी। अरियमन नहीं।
क्योंकि नौ अंत में हो, पद के अंत में नौ हो तो नौ का आना नहीं होता है। जहां पर हम नौ का अणा करते थे वहां पर एक अपवाद वहां पर था कि ये पद के अंत में हो तो नहीं होता है। तो अर्यमानो में भी नहीं होगा, द्विवचन में भी? हाँ जी, अर्यमानो जो कर्ता द्विवचन में अर्यमानो बनेगा, हाँ हाँ, उसमें भी नॉन। उसमें द्विवचन में, हाँ द्विवचन में नौ का अणा होगा। जी गुरु जी। द्विवचन में उसका नौ का अणा होगा उसमें। जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। चलिए आगे यहां पर देखेंगे। इस प्रकार क्या है कि पयांसी, इस पर पयः पयासी पयसी पयांसी, बाकी तृतीया से तो पुल्लिंग की चंद्रमस की तरह ही होगा। पयस प्लस आ तो फिर क्या होगा? क्यों, किसी को कोई आवाज नहीं आ रही क्यों? पयसा पयसा गुरु जी, पयसा पयसा, ए प्रत्यय लगे तो पयसे पयसे। पंचमी षष्ठी में कौन सा प्रत्यय लगा है? अस अस, तो फिर क्या बनेगा? पयसः पयसः। षष्ठी सप्तमी द्विवचन में क्या बने, कौन सा प्रत्यय है? ओस ओस, तो फिर क्या बना? पयसोः पयसोः। षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय क्या है? आम आम, तो फिर क्या बना यहाँ पर? पयसाम पयसाम। सप्तमी एक वचन का प्रत्यय क्या है? इ रसई, इसलिए क्या बना? पयसी पयसी। सप्त, और फिर कोई यहाँ पर है नहीं। और व्यंजनांत में अगर व्यंजनांत देखे तो स का र का उ का क्या हो गया? ओ। उसके बाद क्या रूप हो गए यहाँ पर? पयोभ्याम, भ्याम पयोभ्यः और पयोभिः। ठीक है। और इसमें से जैसे चंद्रमहस्सु और चंद्रमस्सु देखे थे उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? पयः और पयसु and पयस्सु। पयस्सु। बोलिए, अब इसमें कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही गुरु। आवाज नहीं आ रही गुरु जी, एक्शन दिख रहा, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही नहीं है। आ रही, नहीं आ रही नहीं आ अभी। रही गुरु जी। हेलो, हाँ हाँ, अभी अभी आ रही है, अभी आ रही गुरु। एक मिनट, अब आ रही है? जी हाँ हाँ गुरु जी। चलिए, तो फिर यहाँ पर क्या है? अप्सरस जो है वह चंद्रमस की तरह ही है। चंद्रमस पुल्लिंग में था, यह किसमें है? स्त्रीलिंग में है। तो इसका क्या होगा? हाँ जी बोले, आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ जी। रही ओके, तो इसका रूप क्या होगा? तो पूरा का पूरा चंद्रमस की तरह जैसे पुल्लिंग में था उस प्रकार ये स्त्रीलिंग में है। यानी अप्सराः अप्सरसौ अप्सरसः अप्सरसः। द्वितीय एक वचन अप्सरसम् अप्सरसम् अप्सरसौ अप्सरसः बहुवचन, ये तृतीय एक वचन अप्सरसा अप्सरोभ्याम अप्सरोभिः अप्सरोभ्याम अप्सरोभिः। चतुर्थी एक वचने अप्सरसे, सरसे द्विवचने अप्सरोभ्याम, अप्सरोभ्याम बहुवचने अप्सरोभ्यः। अप्सरोभ्यः। पंचमे एक वचने अप्सरसः, द्विवचने अप्सरोभ्याम, बहुवचने अप्सरोभ्यः। षष्ठी एक वचने अप्सरसः, द्विवचने अप्सरसोः, बहुवचने अप्सरसाम्। सप्तमी एक वचने अप्सरसि, द्विवचने अप्सरसोः, बहुवचने अप्सरहसु और अप्सरसु। संबोधन, तो हे अप्सरः, द्विवचने हे अप्सरसौ और बहुवचने हे अप्सरसः। पूरा के पूरा चंद्रमस की तरह ही है, सिर्फ हमें प्रत्यय याद रखना है और कुछ नहीं करना है। अब आगे जाकर यहां पर हम लोग देखेंगे कि च अंत वाला
च अंत वाला नाम जो है, च अंत वाला नाम यानी कौन सा, जैसे कि वाच, क्या आया यहाँ पर अंत में, क्या आया है, च आया है। तो च अंत वाला ये भी व्यंजनांत नाम है। तो च अंत वाला नामों में क्या होता है, तो एक नियम है वहां पर कि धूट व्यंजनादि प्रत्यय हो, क्या हो, प्रथम नंबर धूट व्यंजनादि प्रत्यय हो, अथवा कि पद के अंत में रहे च हो, या तो ज, किसका बैकग्राउंड है, पद के अंत में च हो अथवा ज हो, तो फिर उसका क्या होता है, क्रमशः क अथवा ग होता है। दो यहाँ पर दो नियम है मुख्यतः, और दो वो नियम कौन सा, तो दो नियम यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्रथमतः कि धूट व्यंजन, तो धूट व्यंजन कितने हैं, 24 कहाँ से 12 हो जाएगा, 24 धूट व्यंजन? 24 है 24। ये कौन सा शास्त्र में आया कि धूट व्यंजन 12 है, 24 है गुरुजी। थोड़ा सा याद कीजिए। धूट व्यंजन वो घूट प्रत्यय है, वो घ है, वो क्या है, घ है, घूट है, घूट, और ये क्या है, धूट है। दोनों में अंतर है कि नहीं, एक घ है और एक ध है। हाँ, ये घूट प्रत्यय, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यय, और इसको क्या बोलेंगे कि व्यंजन, धूट व्यंजन। ठीक है, तो धूट व्यंजन कितने हैं, 24, ये धूट व्यंजन 24। तो ये 24 व्यंजन के पूर्व में, किसके, ये 24 के 24 व्यंजन के पूर्व में क्या हो, च हो अथवा ज हो, च अथवा ज अगर हो, क्या है कि 24 के पहले अगर च या ज हो तो एक बार, या तो फिर ये च और ज ये दो कहाँ हो, पदांत, कहाँ होना चाहिए, पद के अंत में अगर हो तो फिर क्रमानुसार इस च का क्या होता है, क होता है, और ज का क्या होता है, ग होता है। ये नियम है। नियम क्या है कि धूट व्यंजन पर अथवा कि पद के अंत में च या ज हो तो इस च या ज का क्या हो जाता है, क्रमानुसार क अथवा ग होता है, क और ग होता है। यानी च का, ये च का ज अथवा ग होगा, या च का क होता है और ज का क्या होता है, ग होता है। और एक नियम कि ज हो तो भी ये अघोष आने पर क्या हो जाता है, क ही होता है, वो हम लोग आगे जाकर हम लोग देखेंगे। अब वाच शब्द है जो कि स्त्रीलिंग में है, किसमें है, स्त्रीलिंग, प्रत्यय, तो व्यंजनांत प्रत्यय जो है वही प्रत्यय लगाएंगे। तो चलिए इसका रूप कर लेते हैं। तो रूप क्या है इसमें, वाच प्लस जीरो, वाच प्लस जीरो, ये पद बनेगा, तो पद क्या बनेगा, वाच पद हुआ। अभी अभी नियम में हम लोग देखे कि पद के अंत में च हो तो च का क्या होता है, क होता है, तो फिर इसका क्या बन जाएगा, वाच का वाक। और एक नियम हम लोग देख चुके हैं कि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है, तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है, यानी क का के फिर क्या हो जाए, ग होगा। यानी दो रूप हुआ, कौन सा, वाक वाग। तो वाक वाग तो देख लीजिए, कर्ता एक वचन है, वाक वाग है, तो वाक वाग। अब जो स्वरादि प्रत्यय सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कर्ता कर्म द्विवचन में कौन सा प्रत्यय है, ओ प्रत्यय। तो फिर इसको जोड़ देंगे तो फिर क्या बनेगा, वाचो। सही है, वाचो। फिर यहाँ पर कर्ता कर्म बहुवचन, तो कर्ता कर्म बहुवचन का प्रत्यय अस प्रत्यय, तो इसको जोड़ देंगे तो फिर पद क्या बनेगा, विसर्ग, अर्थात रूप क्या होगा, वाचः। अब स्वरादि प्रत्यय ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्वरादि प्रत्यय, द्वितीय एक वचन का प्रत्यय क्या है, आम है,
अर्थात क्या होगा, वाच प्लस अम, सिर्फ स्वरादि प्रत्यय जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, तो क्या होगा, वाचम वाचम वाचम। सही है। ओ अस का तो हम लोग देख लिए। तृतीय एक वचन में कौन सा प्रत्यय है, आप आ। तो वाच के साथ आ जोड़ा जाए तो वाचा। देख लीजिए, तृतीय एक वचन में वाचा है। चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय ए, तो वाच के साथ ए जोड़ेंगे तो वाचे। पंचमी षष्ठी एक वचन का प्रत्यय अस, तो फिर क्या होगा, वाचस सकार र का विसर्ग, अर्थात वाच। षष्ठी सप्तमी द्विवचन का प्रत्यय ओस, तो वाच प्लस ओस क्या होगा, वाचो सकार र का विसर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा, वाचो हो। षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय आम, तो वाच प्लस आम करेंगे तो फिर क्या बनेगा, वाचाम। सप्तमी एक वचन का प्रत्यय सु, कहां से प्रत्यय है, सप्तमी एक वचन का सु प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, तो फिर क्या होगा, वाची। प्रत्यय याद रखिए, प्रत्यय ही इसमें मुख्य है और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रत्यय जिसे आएगा उसका रूप आराम से हो जाएगा। अगर प्रत्यय में गड़बड़ तो फिर क्या होगा, रूप में गड़बड़। इसीलिए प्रत्यय को याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब व्यंजनादि प्रत्यय देख लेते हैं। स्वरादि प्रत्यय में किसी को कोई तकलीफ नहीं गुरुजी। सिर्फ स्वरादि प्रत्यय को संयोग ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, अब यहां पर व्यंजनादि प्रत्यय देखेंगे तो व्यंजनादि प्रत्यय क्या है, तो व्यंजनादि प्रत्यय भ्याम, भीस, और सु, चार ही प्रत्यय है ना। कौन सा, एक भ्याम प्रत्यय, भीस प्रत्यय, भ्यास प्रत्यय और सु प्रत्यय, ये चार ही प्रत्यय। तो चार प्रत्यय में से सिर्फ दो का ही प्रयोग करना है, क्योंकि भ्याम, भीस और भ्यास ये तीनों तीन किससे प्रारंभ हो रहा है, ध से। तो सभी का रूप एक समान ही होगा, थोड़ा बहुत जहां विसर्ग हो, म हो, उसका उस प्रकार से करना है, बाकी रूल एक ही जैसे लगेगा। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे वाच प्लस प्रत्यय क्या है, भ्याम। तब व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम पद बनता है। और अभी अभी देखे कि पद के अंत में अथवा तो धूढ़ व्यंजनादि, ये प्रत्यय क्या है, धूढ़ व्यंजनादि प्रत्यय है कि नहीं। तो प्रथम जहां पद नहीं बनाएंगे तो वहां पर सबसे पहले धूढ़ व्यंजनादि भी कर सकते हैं, या तो फिर ये व्यंजनादि प्रत्यय है इसलिए पूर्व का नाम क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। दोनों तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले इसको हम पद ही बना देते हैं, क्योंकि वो रूल सभी के लिए है ना। कौन सा, कि व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो ये पद बन गया कि वाच प्लस भ्याम। अभी इस नियम से पद के अंत में पद के अंत में च हो तो च का क्या होता है, च का क होता है। क्या हो गया, क प्लस व्याम प्लस भ्याम। अभी देखे थे कि पद के अंत में धूढ़ व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन, अर्थात क्या होगा, वाग प्लस व्याम भ्याम। अब पद क्या बनेगा, बाग भ्याम। इस प्रकार से पद बन गया यहाँ पर बाग भ्याम। उसी प्रकार भीस प्रत्यय लगे तो बाघ सौकार र का विसर्ग, अर्थात बाघ भी। भ्यास प्रत्यय लगे तो बाघ भ्य। तो ये से भ्याम लगे, भीस लगे, भ्यास लगे, सब में यही होगा चौका क, क का ग, अर्थात क्या हो जाएगा, बाघ भ्य। यहां तक तो क्लियर सभी को जी कोई डाउट है नहीं। ठीक है, लेकिन सु प्रत्यय लगने से थोड़ा फेरफार होता है। क्या फेरफार होता है तो वो यहां पर हम लोग देखेंगे। अब सु प्रत्यय जब लगाया जाए कि बाच के साथ क्या लगाएंगे, यहां पर सु लगाएंगे। तो सु प्रत्यय किसका है, सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय सु है। सप्तमी बहुवचन क्या है, सु प्रत्यय है। तो सु प्रत्यय भी व्यंजनादि प्रत्यय है कि नहीं, तो व्यंजनादि प्रत्यय। तो व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम पद बनता है। तो पद हुआ, पद के अंत में च हो तो च का
च का क होता है, यानी बाक प्लस सु। अब क्या लगाएंगे, तो अब एक नियम पहले सीख चुके हैं, नामी अंतस्था, और क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का क्या होता है, मूर्धन्य श। मूर्धन्य स। तो ये क वर्ग है कि नहीं, बाक क ही है ना, तो क के बाद दंत स आया है, अर्थात क्या हो जाएगा दंत स का मूर्धन्य श। मूर्धन्य स, यानी क्या हुआ, वाक प्लस शु। अब क और शु दोनों मिलकर, क और श मिलकर क्या होता है, अक्षर श होता है। तो फिर इसको, तो ये क्या हो जाएगा, और ऊ का ऊ, अर्थात सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा, वाक्षु वाक्षु। सप्तमी बहुवचन इस प्रकार से क्या सिद्ध हुआ, वाक्षु। अर्थात वाच सर्वनाम का एक वाच स्त्रीलिंग का रूप इस प्रकार से है, कर्ता एक वचने वाक वग, द्विवचने वाचौ, बहुवचने वाचः। कर्म एक वचने वाचम, द्विवचने वाचौ, बहुवचने वाचः। करण एक वचने वाचा, द्विवचने वाग्भ्याम, बहुवचने वाग्भिः। संप्रदान एक वचने वाचे, द्विवचने वाग्भ्याम, बहुवचने वाग्भ्यः। अपादान एक वचने वाचः, द्विवचने वाग्भ्याम, बहुवचने वाग्भ्यः। संबंधक एक वचने वाचः, द्विवचने वाचोः, बहुवचने वाचाम। सप्तमी एक वचने वाची, द्विवचने वाचोः, बहुवचने वाक्षु। अब संबोधन, तो संबोधन में कुछ नहीं, प्रथमा की तरह ही है, क्या है, संबोधन एक वचने वाक वाग, द्विवचने वाचो, और बहुवचने वाचः। उसी प्रकार जितने भी च अंत वाला नाम हो, जैसे कि आगे आपको पयोमुच शब्द दिया होगा, तो पयोमुच का भी अंत में क्या आया, च आया है कि नहीं, च आया है। जलमुच शब्द है, तो उसके अंत में भी क्या आया है, च आया है, तो उसका भी रूप इसी प्रकार से हुआ। ये तो च अंत वाला देखे। उसी प्रकार ज अंत वाला भी होगा, जैसे कि वाणिज्य शब्द है, कौन सा शब्द, वाणिज्य। तो वाणिज्य शब्द का भी रूप इसी प्रकार से होगा। वाणिज्य शब्द पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग। अर्थात क्या होगा इसमें, वाणिज्य प्लस जीरो, तो वाणिज्य प्लस जीरो, अर्थात ये क्या बनेगा, पद वाणिज्य बनेगा, वाणिज्य। ये पद बना, पद के अंत में ज हो तो ज का क्या होता है, ग, अर्थात क्या बनेगा, वणिक। और फिर एक नियम है, क्या है नियम, कि पद के अंत में तीसरे व्यंजन हो, या तो पद के अंत में धूट व्यंजन हो, तो उसी वर्ग का, यानी विराम पर विराम आता हो, तो फिर उसका पहला व्यंजन विकल्प से होता है, तो ग का फिर से पहला व्यंजन क्या हो जाएगा, क होगा कि नहीं। तो यानी प्रथमा एक वचन क्या होगा, वणिक, वणिक, वाणिज्य। क्या होगा, वाणिज्य था, जौ का ग हुआ, और ग का फिर से क हो गया, यानी वणिक वणिक। जैसे वाक वाग, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, वणिक वणिक। जौ नहीं, अब जौ का ग बन चुका है इस नियम से, तो क्या होगा, वणिक वणिक, एक वचन है, ठीक है। द्विवचन है, तो द्विवचन से जितने भी स्वरादि प्रत्यय, सिर्फ स्वरादि प्रत्यय जोड़ते जाना है। वाणिज्य प्लस कर्ता कर्म द्विवचन का प्रत्यय क्या है, औ, तो फिर रूप क्या होगा, वाणिजौ, सही है। च नहीं, यहाँ पर मूल शब्द ज है, तो ज के साथ औ जोड़ेंगे तो क्या होगा, वाणिजौ, सही है। अब कर्ता कर्म बहुवचन का प्रत्यय तो फिर क्या होगा रूप, वाणिज्यः, वाणिज्यः, सही है। कर्म एक वचन का प्रत्यय अर्थात रूप क्या होगा, वाणिज्यम, वाणिज्यम। फिर करण एक वचन का प्रत्यय रूप क्या होगा, वाणिज्य। वाणिज्य। संप्रदान एक वचन ये, अर्थात वाणिज्य, वाणिज्य।
फिर अपादान अपादान और संबंधक एक वचन का प्रत्यय अस अस अर्थात रूप वणिजः वणिजः संबंधक अधिकरण द्विवचने वणिज ओस प्रत्यय है। क्या प्रत्यय? ओस है। अर्थात क्या बनेगा? वणिजो सकार वणिजो हो। वणिजो हो। वणिजो ठीक है। सब षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय आम आम अर्थात क्या होगा? वणिजाम वणिजाम। सही है। अब यहाँ पर सप्तमी एक वचन का प्रत्यय रस्वई ई, तो फिर क्या होगा? वणिजी वाणिजी। अब व्यंजनांत, तो व्यंजनांत का यहाँ पर देखेंगे व्यंजनादि, तो क्या है? प्लस सु वाणिज प्लस भ्याम। भ्याम। तो वाणिज प्लस भ्याम यहाँ पर की है, तो व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम पद बन गया। पद बनता और है। इस नियम से पद के अंत में ज हो तो ज का ग ज का ग करेंगे तो फिर क्या होगा? वणिग वणिक प्लस भ्याम व्याम भ्याम जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? वणिक भ्याम सही है। वणिग भ्याम। तब भ्याम प्रत्यय लगने पर क्या हो गया? तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन क्या होगा? वणिक भ्याम वणिग भ्याम। ठीक है। तृतीया बहुवचने वणिक भी वणिक भी ज का ग, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भी सकार र का विसर्ग अर्थात वणिक भी। फिर संप्रदान अपादान बहुवचने वणिग्भ्यः वणिग्भ्यः। अब जो है कि अब सु प्रत्यय कौन सा है? सप्तमी बहुवचन का प्रत्यय क्या है? सु। सु तो सु प्रत्यय लगकर क्या बनता है देखते हैं यहाँ पर कि वणिज प्लस सु। सु व्यंजनादि प्रत्यय है, इसलिए पूर्व का नाम पद बनता है। पद बनेगा। पद के अंत में ज हो तो ज का ग ग ज का ग कर दीजिए, तो ज का यहाँ पर ग की है तो क्या हुआ? वणिग प्लस सु सु। ये अघोष है। अघोष आने पर पूर्व के तीसरे व्यंजन का पूर्व का के गुण पहला। व्यंजन का क्या होता है? पहला व्यंजन। पहला व्यंजन। अर्थात क्या हो जाएगा? वणिक वणिक प्लस सु वणिक प्लस सु। फिर नामी सु। अंतस्था के क वर्ग के बाद अगर दंतस आए तो दंतस का मूर्धन्य श मूर्धन्य श अर्थात क्या होगा? वणिक प्लस शु, और क और सब मिलकर शु शु वणिक शु श, अर्थात क्या हो जाएगा? वणिक वणिक शु। यानी सप्तमी बहुवचन क्या होगा? वणिक वणिक शु। शु संबोधन एक वचने कर्ता की तरह ही वणिक वणिक, द्विवचने वणिजो और बहुवचने वणिजः। इसी प्रकार जो आप बोले थे देख लीजिए, उसी प्रकार से आप लोग रूप सिद्ध किए कि नहीं है? यहाँ एक बार चेक कर लीजिए। है कर्ता एक वचने वणिक वणिक, द्विवचने वणिजो बहुवचने वणिजः। कर्म एक वचने वणिजम, द्विवचने वणिजो बहुवचने वणिजः। करण एक वचने वणिजा, द्विवचने वणिक्भ्याम बहुवचने वणिक्भ्यः। वणिक भी वणिक भी। संप्रदान एक वचने वणिजः वणिजे, संप्रदान एक वचने वणिजे, द्विवचने वणिक्भ्याम बहुवचने वणिक्भ्यः। अपादान एक वचने वणिजः, द्विवचने वणिक्भ्याम बहुवचने वणिक्भ्यः। संबंधक एक वचने वणिजः, द्विवचने वणिजोः बहुवचने वणिजाम। अधिकरण एक वचने वणिजी, द्विवचने वणिजोः बहुवचने वणिक्षु। संबोधन एक वचने हे वणिक वणिक, द्विवचने हे वणिजो बहुवचने हे वणिजः। है इस प्रकार से रूप। गुरुजी। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे कि श अंत वाला कैसे है? अब श अंत, पहले दंत स अंत वाला था, अब यहाँ पर मूर्धन्य शांत वाला। कोई यहाँ पर दंत शांत वाला ही यहाँ पर है, क्या है? लेकिन ये शांत नहीं लेना है। जैसे चंद्रमस वो अशांत वाला था, तो ये उस अंत वाला है। कौन सा है? उस अंत वाला। तो उस अंत वाला जो है कि आयुष, तो आयुष शब्द क्या है? कैसे है? नपुंसकलिंग। आयुष शब्द का नपुंसकलिंग। लेकिन इसके पहले कुछ यहाँ दो नियम है, उस दो नियम को पहले ले लेते हैं। दो नियम क्या है? क्या बोला गया कि नामी अंतस्था और क वर्ग के बाद अगर दंतसा आए तो दंतसा का क्या हो जाता था? मूर्धन्य स। अभी एक नियम या अभी देखे थे। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि नामी अंतस्था क वर्ग और दंतसा, नामी अंतस्था के
नामी अंतस्था क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो स का श मूर्धन्य स होता था, लेकिन उसके बीच में अगर शीट व्यंजन हो या तो फिर नौ का अंतर हो, किसका, शीट व्यंजन हो या नौ का अंतर हो, अर्थात क्या क्या किसके बाद, नामी अंतस्था और कवर्ग क वर्ग, और क्या आता था बीच में, इसके बाद अगर दंत स होता था तो दंत स का क्या होता था, मूर्धन्य स होता था। लेकिन ये एक अपवाद है कि बीच में सीट व्यंजन हो, क्या हो, सीट में सीट व्यंजन। तो सीट व्यंजन कितने, तीन स श तीन, श कौन सा, तालवश, मूर्धन्य श और दंत स, ये तीन अथवा नौ, क्या हो, नौ हो, ये चार व्यंजन अगर बीच में हो तो भी दंत स का क्या होता है, तो भी दंत स का मूर्धन्य श होता है। ये नियम यहाँ पर कहा गया है कि नामी अंतस्था क वर्ग और दंत स के बीच में अगर शीट व्यंजन या तो नौ हो, नौ का अंतर हो, इन दोनों को अंतर करने वाला कौन है, ये चार है कि नहीं, जी तो ये चार अगर हो तो भी नौ का तो भी दंत स का क्या होता है, मूर्धन्य श होता है। ये एक नियम में हमें देखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग सिद्ध करते हैं आयुष शब्द का रूप। तो आयुष शब्द कैसे है, नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग में यहां पर करेंगे कि आयुष, आयुष प्लस प्रत्यय क्या है, जीरो, अर्थात पद क्या बनेगा, आयुष पद बन चुका है, ठीक है। तो पद बनाए, तो पद के अंत में सौ हो तो सौ का र, और पदांत र के बाद विराम अथवा कुछ व्यंजन आए तो अर्थात कर्ता कर्म एक वचने आयु है, आयु हो, ठीक है। चलिए आगे, आयुष प्लस कर्ता कर्म द्विवचने दीर्घई, तो फिर ये क्या बनेगा, आयुषी। लेकिन ये यहां तक अधूरा है, ऐसे स नहीं आता है, आता है जिसका भी नाम आयुषी इत्यादि हो तो वो ये स लिखते हो, नहीं, यहाँ पर क्या होता है, मूर्धन्य स। क्यों, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नामी के बाद दंत स है कि नहीं, ह्रस्व क्या है, नामी है ना, जी गुरुजी, तो नामी के बाद दंत स आया है तो दंत स का क्या होगा, मूर्धन्य श, इसलिए उस नियम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयुषी। इस प्रकार से हुआ आयुहु आयुषी, कर्ता कर्म द्विवचन क्या है, आयुषी है, तो आयुषी है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुवचन, तो बहुवचन क्या होता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो बहुवचन में यहाँ पर है कि आयुष प्लस प्रत्यय क्या है, ह्रस्वई। तो ह्रस्वई प्रत्यय कैसे है, घूट व्यंजन है, तो घूट प्रत्यय है, घूट व्यंजन नहीं, घूट प्रत्यय। और घूट प्रत्यय होने पर क्या होता है कि धूट व्यंजन के पूर्व में क्या लगाया जाता है, न लगाया जाएगा, अर्थात क्या होगा, आयुन प्लस ह्रस्वई होगा, तो आयुन प्लस ह्रस्वई। और आगे देखे थे नॉन से अंत वाला के पूर्व का स्वर क्या होता है, दीर्घ, इसलिए ये ह्रस्व का क्या होगा, दीर्घ उ, यानी क्या हो जाएगा, आयुन प्लस ह्रस्वई, ठीक है। अब पद बनाएंगे तो पद क्या बनेगा, आयुषी, पद यहाँ पर क्या, तो पद यहाँ पर बना देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आयुन सी। और अभी अभी हम लोग एक नियम देखें, क्या देखे थे, नामी अंतस्था क वर्ग के बाद दंत स हो और उसके बीच में सीट व्यंजन अथवा नौ का अंतर हो तो भी नौ का क्या, तो भी दंत स का क्या होता है, मूर्धन्य स होता है। तो देखिए उ ये नामी है और स इसके बीच में क्या है, नौ आया है,
तो 9 आया है, इसलिए इस दंत स का फिर से एक बार क्या होगा, मूर्धन्य स। तो इसका यहाँ पर मूर्धन्य स कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये आयुंसी। और एक नियम कि पद के अंत में हो नहीं या ऐसे म या न का सीट व्यंजन पर मूर्धन्य स सीट व्यंजन है तो उस न का क्या होता है, अनुस्वार। और अनुस्वार करेंगे तो इसका रूप क्या बनेगा, आयुन सी। इस प्रकार से रूप क्या हुआ, प्रथमा द्वितीय बहुवचने आयुंसी। अर्थात कर्ता कर्म एक वचन है आयुः, द्विवचन है आयुषी, बहुवचन है आयुंशी। ठीक है, बाकी सब में क्या करना है, तो वो सिर्फ एक ही नियम लगेगा, जितने भी अप्सरादि प्रत्यय एक नियम लगेगा, दंतस का मूर्धन्य स हो जाएगा। क्योंकि नामी अंतस्थ के क वर्ग के बाद अगर दंतस हो तो दंतस का क्या होगा, मूर्धन्य स होगा। इसलिए आयुष प्लस आ यानी क्या होगा, आयुषा। ये प्रत्यय लगे तो आयुषे, औस प्रत्यय लगे तो आयुषः, ओस प्रत्यय लगे तो आयुषो, आम प्रत्यय लगे तो आयुषाम, ई प्रत्यय लगे तो आयुषी। यहाँ तक तो हो गया व्यंजनादि। क्लियर हो गया ना व्यंजनादि? जी गुरुजी। व्यंजनादि ने स्वरादि, ये स्वरादि कंप्लीट हुआ। अब व्यंजनादि प्रत्यय यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्यंजनादि प्रत्यय क्या है। ता आयुष प्लस भ्याम, क्या करेंगे यहाँ पर, आयुष प्लस आयुष प्लस भ्याम। तब भ्याम प्रत्यय कैसे, व्यंजनादि है तो व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम पद बन जाता है, और पद के अंत में सौ हो तो सौ का र होता है, यानी आयुर प्लस भ्याम। अब क्या होगा कि सौ के र के पूर्व में अवर्ण है, कहाँ से है अवर्ण, तो हम क्या बोले, अवर्ण है नहीं है, अवर्ण के अतिरिक्त है। इसलिए अगर अवर्ण होता तो शायद एक बार र का लोप करते, या तो अ होता तो र का क्या करते, उ करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, अवर्ण सिवाय है, और उसके बाद ये अगर अघोष होता तो र का विसर्ग हो जाता, जबकि भ क्या है, घोषवान है, इसलिए क्या होगा उसका रेपकार। तो रेपकार यहाँ पर कर देंगे तो फिर क्या बनेगा, आयुर्भ्याम। तो इस प्रकार से रूप क्या हो जाएगा, आयुर्भ्याम। भ्याम प्रत्यय लगने पर आयुर्भ्याम। ठीक है, भीष प्रत्यय लगे तो यू के ऊपर रेपकार नहीं लगेगा, यू के ऊपर रेपकार करेंगे तो र यहाँ पर बीच में आता है। फिर कहाँ है र, आयुर किसके, तो यहाँ पर रेपकार कर देंगे ना तो इसका उच्चारण इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से अगर हम करें ना तो इसका अर्थ ऐसे होता है, आर यू। क्या हो जाता है उस समय, ऐसे होता है, आर यू है कि आयुर है, र कहाँ पर है, आयुर है। जी गुरुजी। इसीलिए वहां नहीं होगा, कहां पर होगा, भ और य जो है उसके साथ होगा। जी जी गुरुजी। इसलिए ये क्या हुआ, आयुर्भ्याम। भीष लगे तो आयुर्भिः, भ्यास लगे तो आयुर्भ्यः। इतना तो हो चुका है। अब स वाला क्या लगा है, स, तो स वाला करेंगे तो फिर क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पर स वाला में क्या है, आयुष प्लस सु। उसके पहले एक नियम, क्या नियम है तो देख लेते हैं कि श और च वर्ग के योग में दंतस का क्या होता है, तालव्य होता है। कहां से मूर्धन्य श, ये दूसरा नियम है। श तालव्य तथा च वर्ग के योग में दंतस का तालव्य होता है, और मूर्धन्य स और ट वर्ग के योग में मूर्धन्य स होता है। किसका, दंतस का। अर्थात किसके, स या च वर्ग के योग में, श अथवा क्या है, च वर्ग। तो च वर्ग कितने हैं, 5 है, 5 है। तो उसके बाद योग बोला है, अर्थात आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये पर अगर बोलता तो उसके पहले होना चाहिए था, लेकिन ये योग बोला है तो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे 5 के बाद अगर दंतस, 5 1 6 के बाद अगर दंतस आए तो
तालवश्य या च वर्ग के योग में दंत स का क्या होता है? तालवश्य। मूर्धन क्या होता है? तालव्य। तालवश्य। और मूर्धन्य श अथवा ट वर्ग के योग में क्या होता है दंत स का? तो वहां पर मूर्धन्य श होता है। क्या होता है? मूर्धन्य श होता है। ये नियम है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे आयुष। आयुष प्लस प्रत्यय क्या है? सु। तो आयुष प्लस सु। तो आयुष प्लस सु, तो इसका पद बना देंगे तो पद क्या बनेगा? आयुष। और पद के अंत में स हो तो स का र, अर्थात क्या होगा? आयुर प्लस शु। अब क्या है यहां पर हम लोग देखे थे कि क्या देखे कि ये र जो है, ये र कौन से वर्ग में आता है? कोई वर्ग में र नहीं है, नहीं। तो उसका उच्चारण स्थान हम लोग जाएंगे। तो र का उच्चारण स्थान क्या है? च में आएगा। कहां से चौ में आएगा? रूटू ट वर्ग। हाँ, रुटु रसानम मूर्धन्य। रूटू रूटु रसानम मूर्धन्य ट वर्ग में आया। तो ये जी। ट वर्ग के योग में दंत स है? है तो फिर क्या होगा दंत स का? मूर्धन्य। मूर्धन्य श। अब ठीक है, अब एक नियम हम लोग पहले पढ़ चुके थे। कौन सा? कि पदांत र के बाद तालवश्य मूर्धन्य स दंत स आए तो र का तालवश्य मूर्धन्य स दंत स विकल्प से होता है। एक बार इसका र का मूर्धन्य श कर देंगे तब इसका रूप क्या बनेगा? आयुष्यु। आयुष्यु। ठीक है, मूर्धन्य स न करे तो ये अघोष है। अघोष होने के कारण इसका क्या होगा? आयुहु शु। तो देख लीजिए, दो रूप है, आयुष्यु और आयुहु है। तो इस प्रकार से हुआ। संबोधन उसी प्रकार पहले के आता कर्ता की तरह ही है। आयुहु, आयुषी, आयुषी। इस प्रकार यहां तक अभी रखते हैं। ये तो उस अंत वाला हुआ यहाँ पर आयुष। उसी प्रकार द्विष, ये भी इस अंत वाला अथवा स अंत वाला है, मूर्धन्य श अंत वाला। तो इसका भी रूप एक बार देख कर आइएगा, एकदम इजी है। उसके बाद जो है कि स्वरांत आ रहा है, स्वरांत। और स्वरांत का बाद में करेंगे, पहले इसका क्या कर लेंगे? तो इसमें कुछ नहीं है। क्या करना है? जो नियम अभी सीखे ना वही है। सिर्फ एक नियम है कि पद के अंत में अगर ट वर्ग हो और उसके बाद त वर्ग आए तो दंत स का ट वर्ग और मूर्धन्य श होता है। किसका? कि पदांत ट। हाँ बोलिए। एक रिक्वेस्ट गुरुजी, थोड़ा बड़ा अक्षर हो सकता है ये? हाँ जी, बड़ा अक्षर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से बड़ा अक्षर कर देंगे। बहुत छोटे हैं। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो